हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ द फार्माकोग्नोसी। मैं सुमित यादव आपको इस जर्नी में आगे लेने आया हूँ। पिछली वीडियो के अंदर हमने फार्माकोग्नोसी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था और हमारे प्रीवियस वीडियो की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप उन वीडियो को विजिट करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से उनके लिंक ले सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की कुछ बेसिक हिस्ट्री के बारे में, जिसने फार्माकोग्नोसी को डेवलपमेंट करने में और उसको डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम एक एशियन स्क्रोल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पेपरायस एब्रस और एब्रस पेपरायस। ये एब्रस पेपरायस जो स्क्रोल है ये दुनिया का सबसे एशियन स्क्रोल है। इट इज द एशियन स्क्रोल। हमारे इस एब्रस पेपरायस में जैसे आप देख सकते हो, इस एब्रस पेपरायस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले और ड्रग को मेंशन कर रखा है। इसके अंदर अबाउट 700 डिफरेंट फॉर्मूले एंड इसके अंदर 800 डिफरेंट हर्बल ड्रग्स भी मेंशन है। एब्रस पेपरायस के अंदर बहुत सारी ऐसी ड्रग भी मेंशन है जो आजकल हम कॉमन यूज के अंदर लाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक फेनल, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड गम अकेसिया। इवन एब्रस पेपरायस के अंदर इन ड्रग के स्टैंडर्ड रेफरेंस जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर, इन सभी चीज़ों को मेंशन भी कर रखा है। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम ये भी जानेंगे कि 19 और 20 सेंचुरी के अंदर ड्रग को उनके रॉ स्टेट के अंदर यूज़ किया जाता था। रॉ स्टेट मतलब उनको उनके क्रूड फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता था। उनके अंदर किसी भी प्रकार की उस समय ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हुआ करती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि 19 और 20 सेंचुरी के अंदर 19 एंड 20 सेंचुरी के अंदर हम क्रूड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते थे। क्रूड एक्सट्रैक्ट जो ड्रग होती थी वो उसके रॉ स्टेट के अंदर पाई जाती थी। इसका मतलब है कि हम प्लांट के डायरेक्टली किसी भी पार्ट को ऑब्टेन करके उसको यूज़ में ला सकते थे। जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किसी प्लांट के किसी स्टेम को ड्राई आउट करके एज अ मेडिकमेंट उसको यूज़ किया जा रहा है। अगर हम हिस्ट्री के अंदर आगे बढ़े तो हम जान सकेंगे कि हमारे चाइना के एक एम्परर जिसका नाम था सैन नंग जो एम्परर थे, उन्होंने बहुत सारे हर्बल ड्रग की ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने अबाउट 365 ड्रग की ऑब्जर्वेशन की और उनको एक बुक में रखा। उन्होंने 365 डिफरेंट ड्रग की ऑब्जर्वेशन की और जब उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को एक बुक के अंदर कंपाइल किया और उस बुक का नाम इन्होंने रखा पेंसाओ। मतलब पेंसाओ बुक के अंदर 365 ड्रग मेंशन थी। उन्होंने इन ड्रग के बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक एक्शन भी उसके अंदर मेंशन किए गए थे। उन्होंने साल के हर महीने के हर एक दिन के लिए एक ड्रग दी थी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि साल में 365 डेज होते हैं। अगर हम और आगे बात करें तो हम ये भी बता सकते हैं कि इंडियन के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एम्परर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बुक बनाई हैं जिनके अंदर हर्बल ड्रग मेंशन है। उनके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है चरक का। चरक जी ने क्या किया? चरक जी ने बहुत सारे हर्बल ड्रग को ऑब्जर्व किया। उन्होंने अबाउट 10 हर्बल ड्रग्स को 50 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया
और ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन और डिवीज़न किया था 50 ग्रुप्स का, वो उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे किया था। और जब उन्होंने उस पूरी बुक को कंपाइल किया, इससे हमारी बनी चरक संहिता। संहिता का मतलब ही होता है अ बुक। चरक संहिता के अंदर बेसिकली हमारी मेडिसिन की नॉलेज दी गई थी कि किस तरह किसी डिजीज को या किसी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर हम चरक संहिता की बात करें तो उसके अंदर एक और हमें बुक की बात करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं सुश्रुता संहिता। एक्चुअली सुश्रुता संहिता के अंदर सुश्रुता ने क्या किया था, उन्होंने हमारी 765 डिफरेंट ड्रग्स को 7 सेट के अंदर अरेंज किया। ये जो इन्होंने 7 सेट के अंदर अरेंज किया, उन्होंने भी अपने फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे 765 ड्रग को 7 सेट के अंदर अरेंज किया। आमतौर पर इस बुक के अंदर सर्जरी की नॉलेज दी गई थी, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह हमारे एशियंट टाइम के अंदर सर्जरी की जाती थी। तो बेसिकली हमारे सुश्रुता संहिता के अंदर सर्जरी के बारे में बताया गया था। और जब उन्होंने इस सर्जरी की नॉलेज को एक बुक के अंदर, एक कंपेंडियम के अंदर कंपाइल कर दिया, उसी को हमने सुश्रुता संहिता कहा, क्योंकि संहिता का मतलब ही होता है बुक। अगर हम और इंडियन एशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम सब अगर हिंदू माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लॉर्ड धन्वंतरी को सब जानते हैं। जो लॉर्ड धन्वंतरी थे, एक्चुअली उनको फिजिशियन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। फिजिशियन ऑफ गॉड, उनको फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेदा की नॉलेज अपने शिष्य सुश्रुता को भी दी थी, इसलिए उनको फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। एक्चुअली लॉर्ड धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी। जो हमारे लॉर्ड धन्वंतरी थे, उन्होंने जितना भी मेडिसिन्स का, जितना भी मेडिकमेंट का जो भी नॉलेज थी, उनको किसको पास किया था, सुश्रुता को, ताकि उन्होंने उसको एक बुक के अंदर फॉर्म कर सके। आज भी इंडिया के अंदर दिवाली के 2 दिन पहले उनके जन्म के उपलक्ष्य में धनतेरस सेलिब्रेट किया जाता है। हम अगर आगे बढ़े तो हम हिपोक्रेट्स को कैसे भूल सकते हैं। हिपोक्रेट्स विच इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। उनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन की डेवलपमेंट और उनकी खोज के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया था। आगे हिस्ट्री के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे दुनिया के सबसे पहले फार्मासिस्ट गैलेन थे। गैलेन, जिसको दुनिया का सबसे पहला फार्मासिस्ट कहा जाता है, इनको फार्मासिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने डिजीज और सिम्टम्स के क्योर में, मतलब जब वो उनका क्योर कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारे एनाल्जेसिक ड्रग का इस्तेमाल किया। एनाल्जेसिक ड्रग ऐसी ड्रग्स होती है जो पेन रिलीविंग ड्रग्स होती है और पेन से हमको बचाती है। उन्होंने उस समय ओपियम का इस्तेमाल किया, जिसको हम अफीम भी कहते हैं हिंदी के अंदर, इसलिए हम गैलिन को फर्स्ट एवर फार्मासिस्ट का दर्जा देते हैं। अगर हम हिस्ट्री के अंदर आगे बढ़े तो हम आगे जानेंगे कि किस तरह
पैरासेल्स ने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने मिनरल सॉल्ट का इस्तेमाल किया डिजीज और डिसऑर्डर के सिम्टम्स को क्योर करने के लिए। मिनरल सॉल्ट मतलब जो भी हमारे सॉल्ट जो मिनरल्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने मिनरल सॉल्ट को यूनिवर्सल क्यूरेटिव एजेंट के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। सॉल्ट, उन्होंने मिनरल सॉल्ट को कैसा यूज करने की कोशिश की, यूनिवर्सल क्यूरेटिव एजेंट। मूविंग फर्दर, अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, फिर हमारा नाम आता है ले मेरी। ले मेरी ने एक्चुअली क्या किया था, उन्होंने प्लांट के अंदर से, ट्रीज के अंदर से ड्रग को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस बताए थे। मतलब उन्होंने एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के अंदर डेवलपमेंट की थी। उन्होंने एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के अंदर डेवलपमेंट की थी, और वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अल्कोहल को ऐसा एक्सट्रैक्ट यूज किया था। एक्सट्रैक्ट का मतलब उन्होंने अल्कोहल को, बहुत सारी ऐसी ड्रग को उनके क्रूड फॉर्म के अंदर निकालने के लिए यूज किया था। यूज अल्कोहल एज एक्सट्रैक्ट। अगर हम आगे हिस्ट्री के अंदर बढ़े तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे विलियम वेथरिंग ने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने 10 साल एक प्लांट पे काम किया जिसका नाम था फॉक्सग्लोव। उन्होंने 10 ईयर ऑब्जर्व किया फॉक्सग्लोव प्लांट को। उन्होंने 10 ईयर ऑब्जर्व किया फॉक्सग्लोव प्लांट को, और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को एक बुक के अंदर कंपाइल करके 1785 के अंदर पब्लिश किया। उन्होंने अपने क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए परकोलेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। अगर हम आगे बढ़े हिस्ट्री के अंदर तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो एल्कोलॉइड है, एल्कोलॉइड को सबसे पहले प्लांट से निकालने का काम स्टेट्स एंड ओटो ने किया। स्टेट्स एंड ओटो ने एल्कोलॉइड को प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट करने में बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोसेस अपनाए, जिससे हमारे एल्कोलॉइड ईजिली प्लांट से निकाले जा सके। हिस्ट्री के अंदर हम आगे और बढ़े तो हम अब नाम जानेंगे डर्सोनी का। एक्चुअली डर्सोनी और सर ट्यूनर, इन दोनों का काम एक जैसा ही है, क्योंकि इन्होंने हमारे ओपियम मतलब अफीम के अंदर से उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स निकाले। हमारे जो डर्सोनी है एक्चुअली उन्होंने नेक्रोटीन को एक्सट्रैक्ट आउट किया ओपियम से, और हमारे सर ट्यूनर ने मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया ओपियम से इन 1803। तो इन दोनों ही ने ही ओपियम जिसको हम अफीम कहते हैं हिंदी के अंदर, इन्होंने उसके केमिकल कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट किया, और इनका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स के अंदर यूज़ करते हैं।
अगर हम हिस्ट्री के अंदर आगे बढ़े तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर है जिसको हमें रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो निकोटीन है उसको टोबैको प्लांट से निकालने का काम हमारे पोस्लेट और रियमैन ने किया था 1828 के अंदर। मतलब 1828 के अंदर हमारे पोस्लेट और रियमैन ने टोबैको प्लांट के अंदर से निकोटीन को एक्सट्रैक्ट आउट किया था। उसी तरह से हमारे न्यूमैन साइंटिस्ट ने 1860 के अंदर कोकेन को एक्सट्रैक्ट आउट किया था और 1887 के अंदर नगाई ने एक्सट्रैक्ट किया था एपिडिरिन को। सो गाइस, दिस आर सम बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बने रहिए फार्माकोग्नोसी की ऐसी और भी नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू।